future doctors and welcome to the second chapter of संस्कृत। आज हम संज्ञा प्रकरण जो आपका टॉपिक है, जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्सिटी में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आज हम कवर करेंगे और जो भी इसमें है इंटायरली उसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं कि आप किसे संज्ञा कहते हैं। तो इसकी व्युत्पत्ति क्या है? संज्ञायते अनया इति संज्ञा। अब आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही किसी नाम को ही यूजुअली हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अच्छा, अब संज्ञा जो है वो स्वयं दो शब्दों से बना है, या ये कह सकते हैं धातु और जो प्रत्यय होता है। तो सम, ये उपसर्ग है यहाँ पे, और ज्ञा, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सही का ज्ञान कराने वाला, ठीक है ना। जो आपको जो चीज़ जैसी है उसका ज्ञान कराए, उसी को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे आप मान लीजिए उदाहरण के लिए राम है, श्याम है, तो ये सब क्या है? नाम है ना। इन्हीं नामों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अच्छा, संज्ञा सूत्र क्या होता है? संज्ञा सूत्र का मतलब होता है जब आप किसी भी एक्सपेंडेड टॉपिक को एकदम ब्रीफ में एक्सप्लेन करना चाहते हैं या याद रखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आप टर्म यूज़ करेंगे ना, उसे बोला गया है संज्ञा सूत्र। यानी जब आप किसी एक्सपेंडेड टॉपिक को शॉर्ट में याद या एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो वो संज्ञा सूत्र के माध्यम से होता है, ठीक है ना। मतलब सारा उसका जो आप कह सकते हैं कि सारांश एक तरीके से, उसको बोला गया संज्ञा सूत्र, ठीक है। तो हम यहाँ एक एक संज्ञा पढ़ेंगे और उसके बाद उनके सूत्र क्या है वो याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पद किसे कहा गया है? तो संज्ञा यानी आप कोई भी धातु समझ लीजिए, उसके साथ जब आप प्रत्यय लगाते हैं तो आपका पद बनता है, ठीक है। और संस्कृत में अगर किसी शब्द को पद संज्ञा प्राप्त नहीं है तो उसे आप वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब आप संस्कृत भाषा में जितने भी सेंटेंस लिखेंगे वो सब क्या होंगे? सिर्फ पद होंगे, यानी कि उनमें प्रत्यय अवश्य से होगा। तो प्रत्यय कौन से होते हैं, है ना। किसी पद को बनाने के लिए दो प्रकार के प्रत्यय लगा सकते हैं उसमें। एक होता है सुबंत प्रत्यय और एक होता है तिङन्त प्रत्यय, ठीक है। जो आपके सुबंत प्रत्यय होते हैं वो कितने होते हैं? सु औ जस, इसके अलावा और भी होते हैं। ये उदाहरण दिए हुए हैं कि सु औ जस जो है ये सुबंत प्रत्यय होते हैं, और ये कितने होते हैं? तो इनकी संख्या 21 होती है। और तिङन्त प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 18, ठीक है। तो ये जो है, ये जब किसी धातु के साथ ये जुड़ते हैं तो जो है पद संज्ञा प्राप्त होती है। तो किसी धातु के साथ जब आप इन प्रत्ययों को जोड़ते हैं तो जो है आपका पद बनता है, जिससे आप संस्कृत के वाक्य लिख सकते हैं। अगर आप इस पैटर्न में सिर्फ धातु से आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते संस्कृत में, तो ये पद जो है ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, या कोई वर्ड मीनिंगफुल बनाने के लिए। मतलब कोई ऐसा शब्द ही नहीं है संस्कृत में जिसमें आप पदों का उपयोग नहीं करते हैं। आपको धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर ही पद जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। इसका सूत्र क्या है? पद का सूत्र है सुप्तिङन्तम पदम। इसमें खुद ही बता रहा है कि सुप्त और तिङन्त, यानी कि सुबंत प्रत्यय और तिङन्त प्रत्यय जहाँ आते हैं उसी को क्या बोला गया है? पद बोला गया है। ये सूत्र जो है वो आपको याद रखने हैं, ये वाइवा में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सुप्तिङन्तम पदम, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला जो हमारे पास संज्ञा है उसे कहा गया है संयोग, ठीक है। अब संयोग क्या होता है? तो आपने दो प्रकार के प्रत्याहार पढ़े थे, एक पढ़ा था अच प्रत्याहार और एक था हल प्रत्याहार, है ना। अच प्रत्याहार में क्या आता है? तो सब स्वर आते हैं, और हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आते हैं, ठीक है। तो संयोग का सूत्र क्या है? पहले हम सूत्र देख लेते हैं, क्योंकि आपको सूत्र बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो हलो अनंतरा संयोग। अब इसका क्यों सूत्र बोला गया? इसीलिए बोला गया क्योंकि इसी के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन छुपा हुआ है। अगर आप इसे याद करते हैं तो आपको अपने आप पूरा डिस्क्रिप्शन याद होता है। क्या है इसमें? हल, ठीक है ना।
हलो अनंतरा, यानी जो हल है, हल यानी क्या होता है, व्यंजन। तो संयोग के अनुसार जब दो व्यंजन के बीच में या मध्य में स्वर का ना होना, इसी को क्या बोला गया है, संयोग बोला गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक शब्द लिया सिद्ध, ठीक है, इसमें स आपका व्यंजन है, ठीक है, छोटा ई आपका स्वर है, इसके बाद ध व्यंजन और द व्यंजन। अब इन दो व्यंजनों के बीच में कहीं आपको स्वर नहीं दिख रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या है, व्यंजन है, यहाँ पे स्वर नहीं है। तो ये स्वर का ना होना ये क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। यानी दो के बीच में, दो व्यंजनों के बीच में स्वर का ना होना, यानी कि अब ये जो स्वर है इसी को क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं। तो अचों से अव्यवहित, मतलब कि व्यंजनों के बीच में स्वर का ना होना, इसी को संयोग कहा जाता है। ठीक है, और संयोग का सूत्र क्या है, हलो अनंतरा। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको दिखाई दिया। अगला क्या है हमारे पास, संहिता। ठीक है, संहिता का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसका सूत्र देखते हैं। तो संहिता का सूत्र क्या है, परः सन्निकर्ष संहिता, यानी कि क्या, दो वर्णों के बीच में क्लोजनेस, उसको क्या बोला गया है, संहिता बोला गया है। जब आप कहीं संहिता होगी, मतलब जहाँ वर्णों के बीच में क्लोजनेस होगी, वहीं पे आप संधि जो आगे पढ़ेंगे, दो शब्दों के बीच संधि तभी हो सकती है जहाँ क्या हो, क्लोजनेस हो, संहिता हो। तो वर्णों के मध्य जो समीपता है, क्लोजनेस है, उसी को क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने दो वर्ण लिए, वाक और ईश, ये आपने दो वर्ण लिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, क व्यंजन और ई स्वर, इसमें स्वर और व्यंजन का कोई ऐसा कह सकते कंडीशन नहीं है, कुछ भी चलेगा। तो दो वर्णों के बीच में क्या है, सन्निकर्ष है, तो यहाँ संधि होती है, और संधि के नियम से फिर ये वर्ड क्या बन जाता है, वागीश। वो आप आगे पढ़ेंगे, संधि जब आप पढ़ेंगे। पर इनके मध्य जब क्लोजनेस हुई तब क्या हुआ, संधि आप अप्लाई कर पाए। तो ये संधि का नियम है कि शब्दों के बीच क्या होनी चाहिए, संहिता होनी चाहिए। तो सूत्र क्या याद रखेंगे आप, पर सन्निकर्ष संहिता। ठीक है, देखिए अगली जो संज्ञा अब हमें देखनी है वो है लोप। ठीक है, तो सबसे पहले लोप का सूत्र देखते हैं कि लोप का सूत्र क्या है, अदर्शनम लोपः, यानी इसमें क्या बताया जा रहा है, अदर्शन। अदर्शन का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, न दिखना। ठीक है, अदर्शन का क्या अर्थ हुआ, न दिखना। तो अब क्या नहीं दिखता है, तो कोई वर्ण है मान लीजिए, वो पहले आपको दिख रहा था, आपने उसको ओपन किया, एक्सपैंड किया, तो उस वजह से उसके बाद क्या हुआ कि वो नहीं दिख रहा है। तो उस समय आपको क्या कहना है कि उस वर्ण का या उस शब्द का क्या हो गया, लोप हो गया। ठीक है, लोप समझने के लिए इत संज्ञा समझनी ज्यादा जरूरी है कि इत संज्ञा क्या होती है, तो आपको उदाहरण समझ में आ जाएगा। इत संज्ञा क्या है, आपने जो माहेश्वर सूत्र पढ़े, उन माहेश्वर सूत्रों में अगर आप उसे रिकॉल करें तो अ, ई, उ और ण, ये आपका क्या था, पहला सूत्र था। ठीक है, तो इसमें जो ये ण है, यानी जो आखिरी अंतिम वर्ण है, प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। ठीक है, इन्हें और क्या नाम दिया गया है, अनुबंध भी कहा जाता है। ठीक है, इत संज्ञा भी कहते हैं, अनुबंध भी कहते हैं। अब आप कोई भी मान लीजिए उदाहरण अच प्रत्याहार लीजिए आप। ठीक है, तो आप अच प्रत्याहार में अब क्या क्या आना चाहिए, जो आपके सारे स्वर वाले सूत्र हैं वो आने चाहिए। तो क्या क्या है, अ, ई, उ। अब जब आप ये अच प्रत्याहार एक्सपेंड करते हैं ना, तो जो आपके जितने भी अंतिम वर्ण हैं जिनकी इत संज्ञा हुई है, जिन्हें अनुबंध कहा जाता है, ये क्या हो जाते हैं, लोप हो जाते हैं। मतलब एक्सपेंड, अब अच प्रत्याहार में ण लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसका लोप हो गया और दर्शन हो गया, इसलिए उसे अब एक्सपेंड में नहीं लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, अ, ई, उ, ण का क्या हो गया, इस स्पेसिफिक का क्या हो जाता है, लोप। ठीक है, उसके बाद रू और रू, इसके बाद अगेन जो क है उसका फिर से लोप हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो भी अनुबंध है। ठीक है, इसी प्रकार ए, ओ, और जो ग है उसका क्या हुआ, ए, ओ, ग, तो उसका क्या हुआ, लोप हुआ। और आई, औ, च,
जो च है वो फिर से क्या हुआ, लोप हुआ। तो इस प्रकार अच प्रत्याहार में आप देख रहे हैं कि च, अगर बाकियों से कंफ्यूजन हो तो यहाँ से समझिए कि च था, लेकिन जब आपने एक्सपेंड किया अपने प्रत्याहार को तो उसमें सिर्फ स्वर है, उसमें च नहीं है, उसमें जो बीच के वर्ण है वो भी नहीं है, तो उन सब का क्या हुआ, लोप हुआ। तो इस प्रकार से अदर्शनम लोप कहा गया है कि जो नहीं दिखता है, जिसकी क्या होती है, इत संज्ञा हो गई, लोप हो गया, जो गायब हो गया, उनको क्या बोला जाता है, लोप बोला जाता है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, अदर्शनम लोपः। और यहाँ इस प्रकार आपको इत संज्ञा समझनी है। तो इत संज्ञा किसकी हुई, की, क की, ग की, च की, इन सबकी क्या हुई, इत संज्ञा। और इत संज्ञा के बाद क्या हुआ, इनका लोप। ठीक है, देखिए अगला जो टॉपिक हमें समझना है वो क्या है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये जो 3 प्रकार से स्वरों का डिवीजन किया गया है, ठीक है, तो ये किस अनुसार किया गया है, काल, काल मतलब टाइम। तो जो ह्रस्व है वर्ण या आप कह लीजिए स्वर, उनको टाइम कितना लगता है, तो 1 मात्रा, इतना टाइम उन्हें लगता है। दीर्घ को कितना लगता है, 2 मात्रा, और प्लुत को 3 मात्रा। अब देखिए अ, ई, उ और रू, ये जो 4 वर्ण हैं आपके, ये चारों का किस प्रकार से डिवीजन आप कर सकते हैं, तो इन चारों का डिवीजन आप ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 प्रकार से आप चारों का डिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर इन्हें अगर आपको डिवाइड करना है तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, सेम डिवीजन आप दीर्घ के साथ करेंगे और सेम डिवीजन आप प्लुत के साथ करेंगे। कौन सा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये जो आप अगला जो है इसे डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनको अगेन आप 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 टाइप कौन से हैं, एक है अनुनासिक। अनुनासिक कौन से होते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं, ठीक है, मतलब जिनके जो स्वर है वो नाक से आता है, तो अनुनासिक। और अनानुनासिक, जो नाक से नहीं बोले जाते हैं। यही सेम डिवीजन आप उदात्त और स्वरित के साथ भी करेंगे। तो इस प्रकार से अ, ई, उ और रू, इनके जो हैं 18 प्रकार बताए हैं। ये 18 प्रकार अ के, ई के। अब अ है तो अ का ह्रस्व अ होगा। दीर्घ क्या होगा इसी का, मान लीजिए अ का ही दीर्घ लिखना है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, आ। प्लुत तो क्या होगा, तो अ पे ही आप क्या लगा देंगे, 3, ऐसे। तो अ, ई, उ और रू, इन्हें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसके 18 होते हैं। 18 कौन से होंगे, ह्रस्व का उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व का उदात्त अनानुनासिक, ऐसे डिवाइड करते करते इन चारों के क्या है, 18 प्रकार हैं। अब इसके बाद याद रखना है कि ए, आई, ओ और औ, ये जो 4 वर्ण हैं इनके 12 प्रकार बताए हैं। 12 क्यों बताए हैं, क्योंकि इनके सिर्फ दीर्घ होते हैं, सिर्फ दीर्घ वाला जो फॉर्म है वो एग्जिस्ट करता है, इनका जो ह्रस्व वाला फॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इस वजह से इनके सिर्फ 12 प्रकार हैं। और रू, इसके भी आपको याद रखना है क्या है, 12 प्रकार हैं। इसमें जो है दीर्घ एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ ह्रस्व होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये संख्या याद रखनी है कि अ, ई, उ और रू, इनके 18 प्रकार बताए हैं। ए, आई, ओ, औ, इनके 12 प्रकार हैं, और रू जो है उसके 12 प्रकार हैं। और ये 12 प्रकार किस प्रकार किए गए हैं, किस टाइप से, कौन सा पैटर्न में डिवाइड किया है, तो ये उसका पैटर्न है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उसके बाद उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और अनुनासिक और अनानुनासिक। ठीक है, देखिए अगला जो हमारे पास सूत्र है वो क्या है, वृद्धि संज्ञा। सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, मस्ट है आपके लिए। वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है, वृद्धि ह्रादैच। अब ये जो सूत्र है इसी में पूरा एक्सप्लेनेशन आपका समाया हुआ है। क्या क्या है, वृद्धि, किस किस की वृद्धि होती है, तो आत और एच प्रत्याहार की। ठीक है, तो आत से क्या अर्थ है, दीर्घ आ, और एच प्रत्याहार में क्या क्या आ जाता है, ए और औ। तो ये जो 3 वर्ण है ये क्या है, वृद्धि संज्ञक है। जब आप संधि पढ़ेंगे ना, तो संधि में जब आप वृद्धि करेंगे तब आपको समझेगा कि ये क्या है, दीर्घ है ना सारे, तो इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, वृद्धि संज्ञक बोला गया है वर्ण। ठीक है,
अब ये वृद्धि का जो सूत्र है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला क्या याद रखना है आपको कि जो पाणिनि का अष्टाध्याय है, पाणिनि अष्टाध्यायी में ये जो वृद्धि का सूत्र है ये क्या है, प्रथम सूत्र है। ये आपको अगेन एमसीक्यू से ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये प्रथम सूत्र है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या होता है, मान लीजिए एक और एक, इनके बीच में आपने क्या कराई, संधि कराई, तो एक और एक मिलके एकैक। अब यहाँ पे जो ए था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ए से कन्वर्जन हो गया इसका आई में, तो यहाँ क्या हो गई, इसकी वृद्धि हो गई, इसी को बोला गया है वृद्धि संज्ञा, ठीक है। देखिए अगला जो हमारे पास संज्ञा है वो क्या है, गुण संज्ञा। तो गुण संज्ञा का सूत्र क्या है, संधि में आप जब वृद्धि संधि और गुण संधि पढ़ेंगे तो सूत्र आपको काफ़ी सिमिलर लगेंगे। तो एमसीक्यू में कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है कि संधि का कौन सा था और संज्ञा का कौन सा था, तो इसलिए जो सूत्र हैं वो थोड़े विशेष रूप से आपको ध्यान देके याद करने हैं। तो गुण संधि का क्या है, आदेन गुणः। अब आदेन गुणः में क्या अर्थ है वो देखते हैं। तो रस्व अ, ठीक है, और एंग प्रत्याहार। अब एंग प्रत्याहार में क्या क्या आ जाता है, एक ए आ जाता है और ओ आ जाता है। तो जहाँ पे भी गुण संज्ञा होगी वहाँ पे किस किस का उपयोग होगा, तो रस्व अ का, ए का और ओ का, ये क्या है, गुण संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, गुण संज्ञक वर्ण, ठीक है। जहाँ भी आप गुण संधि, इनका उपयोग कहाँ पे होगा, तो जब आप गुण संधि पढ़ेंगे ना तो गुण संधि में इन्हीं 3 वर्णों का उपयोग होता है, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, गुण संज्ञा बोला गया है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 2 शब्द लिए, रमा और रमा के साथ ईश। अब यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या है, तो दीर्घ आ, और पहला वर्ण क्या है, दीर्घ ई। अब ये अ और ई ये मिलके संधि होने के बाद क्या बन जाता है, रमेश बन जाता है। तो यहाँ पे अ और ई से क्या बना, ए बना। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हुई, गुण संज्ञा, ठीक है। ये जो है आपको उदाहरण याद रखना है, मतलब जहाँ पे भी ए, ओ या अ इनका उपयोग होता है वहाँ पे गुण संज्ञा जो है वो यूज में होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो संज्ञा थी उन्हें समझा, संज्ञा होती क्या है उसे देखा, इन सब के सूत्र लिखे और वो सूत्र आपको बाय हार्ट करने हैं, बहुत अच्छे से याद करने हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसके हैंड रिटन नोट्स, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो जितने भी हमारे रेस्ट संज्ञा रह गई है उसे फिनिश करेंगे और ये चैप्टर रैप अप करेंगे, ठीक है। थैंक यू।